हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफ़ी सिंपल चैप्टर और कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं और बाकी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है और इंटरेस्टिंग अच्छा मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए कंसाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कंसाइनमेंट। सबसे पहले समझते हैं कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है। आई अंडरस्टैंड ये चैप्टर आपने पहले भी कभी देखा होगा, पर मैं ऐसे इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं जैसे यू नो नथिंग अबाउट दिस चैप्टर, एब्सोल्युटली नथिंग। तो वहां जहां कहीं पे थोड़ी बहुत भी कमी रह गई होगी, सब इधर पूरी हो जाएगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो सब इधर कवर हो जाएगा। तो डोंट वरी कि हमें ये चीज़ नहीं आती थी, तो मैं बिल्कुल जीरो से चैप्टर ले रहा हूँ। कंसाइनमेंट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। देखिए, कोई एक्स वाई जेड लोकेलिटी में कोई एबीसी करके बिजनेसमैन है और नॉर्मल ट्रेडिंग का बिजनेस है उनका, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते होंगे। उस लोकेलिटी में काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है, प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया डिमांड है। एक दिन दुकान चला रहे थे, दुकान पे कस्टमर आया। दुकान पे कस्टमर आया और कस्टमर ने कहा कि सर, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद आया, मैं बल्क में खरीदना चाहूंगा। आपको एज अ ट्रेडर आप सरप्राइज हुए कि इतना ज्यादा परचेज कर रहा है। वो कह रहा है कि सर, मुझे लगता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मेरी लोकेलिटी में भी बहुत होगी, मैं PQR लोकेलिटी का हूँ। करेक्ट है। एक लोकेलिटी के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड है, जो बायर है वो इमेजिन कर रहा है कि किसी दूसरी लोकेलिटी में भी प्रोडक्ट की डिमांड होगी। हमारा जो बिजनेसमैन है वो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला है, उसका स्कोप एक छोटे से एरिया पे है, पर उसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरी लोकेलिटी में भी है और वो इस बात की एडवांटेज ले सकता है, वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। वो किसी दूसरी लोकेलिटी में, किसी दूसरे एरिया में भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, पर वो खुद तो जा नहीं सकता। यहाँ वाला बिजनेस कौन चलाएगा फिर? यहाँ उसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। इन दिस सिचुएशन व्हाट ही कैन डू इज सिंपली असाइन एन एजेंट। वो अपना एक एजेंट असाइन कर देगा उस दूसरी लोकेलिटी में। सिंपल सी बात है, उदयपुर के अंदर मान लीजिए कि एक शिल्पग्राम लोकेलिटी में मेला लगता है और वहां पे आपको पता चला कि आपके हैंडीक्राफ्ट की डिमांड तो गुजरात के मेले में भी हो सकती है, गुजरात के फेयर में भी हो सकती है ना। तो आपने क्या किया, आप इसी लोकेलिटी में हो, यही प्रोडक्ट है आपका, यही मैन्युफैक्चरिंग अगर छोटी मोटी है तो आप यही प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर आपने उस नई लोकेलिटी गुजरात के अंदर जो अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, वहां पे एक गुजराती मानस पकड़ लिया और उसको सबसे पहले बोला केम छो मोटा भाई, और उसको कहा कि मेरे प्रोडक्ट तुम अहमदाबाद में बेचो, वहां मेले में बेचो हमारे प्रोडक्ट, आप आज से मेरे सेलिंग एजेंट। तो कंसाइनमेंट कुछ भी नहीं है, कंसाइनमेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज के बीच में। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बेसिकली एजेंसी रिलेशनशिप है। एक पार्टी प्रिंसिपल है और एक पार्टी एजेंट है। जो पार्टी प्रिंसिपल है वो कंसाइनमेंट के नेचर में, अगर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मींस जो ऑर्डर दे सकता है, जिसके बिहाफ पर एजेंट एक्ट कर रहा है, वो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा कंसाइनर, वो हो जाएगा कंसाइनर। और कंसाइनर क्या कर रहा है, अपना एजेंट कंसाइनी, सेलिंग एजेंट कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है बेचने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। मेरे गुड्स हैं, मैं बनाऊंगा, प्राइस मैं डिटरमाइन करूंगा, खर्चे मैं भुगतूंगा, बेचने की कमाई मैं रखूंगा, प्रॉफिट्स मैं रखूंगा। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। आपको, आप सेल्स कर रहे हो ना मेरे बिहाफ पे, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, सेलिंग एजेंट, आप कंसाइनी, आपका कुछ भी नहीं है, आपका कोई रिस्क भी नहीं है, ना आपका प्रोडक्शन है, आपको अपनी सिर्फ सेलिंग मार्केटिंग स्किल्स लगानी है, प्रोडक्ट बेचना है। बेशक आप बेचोगे, आपके एफर्ट्स लगेंगे, आप जो भी खर्चे करोगे आप नहीं भुगतोगे, गुड्स मेरे हैं, मेरे लिए बिक रहे हैं गुड्स, मेरी सेल हो रही है। तो जो भी एक्सपेंसेस भी कंसाइन नहीं करेगा वो आपको बेयर नहीं करने, वो मैं करूंगा, कंसाइनर। रिस्क भी मैं बेयर करूंगा, ओनरशिप भी गुड्स की मेरी है, सिर्फ आपके पास तो पोजीशन है फॉर सेल। कंसाइनमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। वन पार्टी कंसाइनर, वो प्रिंसिपल हो गया,
और दूसरी पार्टी कंसाइनी वो एजेंट हो गया। एजेंट का क्या काम है? कंसाइनर, द ओनर, द रिस्क बेरर के बिहाफ पर गुड्स बेचने। कंसाइनी को क्या मिलेगा इस पूरे सौदे में? कमीशन मिलेगा। कंसाइनर को क्या मिलेगा? उसके गुड्स एक नई लोकेलिटी में बिकने लगेंगे, उसको नए कस्टमर्स मिलेंगे, उसको नया मार्केट शेयर मिलेगा, और ऑफ कोर्स प्रॉफिट पूरा वही रखेगा। ये करने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे नए, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा गुड्स को वहां पर, करेक्ट ना? नए गुड्स परचेज करने पड़ेंगे वहां पर, कंसाइनी को कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं कंसाइनर के बिहाफ पर, वो सारे खर्चे कंसाइनर उठाएगा। दो पार्टीज हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, एजेंसी रिलेशनशिप है, एक बंदा दूसरे बंदे के बिहाफ पे बेच रहा है। हमें क्या करना है? हमें करनी है अकाउंटिंग। किसकी बुक्स में? दो पार्टीज है, दोनों की बुक्स में करनी पड़ेगी। कंसाइनर की बुक्स में भी करनी है, कंसाइनी की बुक्स में भी करनी है। कंसाइनी की बुक्स की पहले बात करता हूं मैं। कंसाइनी का इस कॉन्ट्रैक्ट में रोल क्या है? बहुत छोटा। क्या काम कर रहा है वो? गुड्स तो पोजीशन में आ रहे हैं, खर्चे सब कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है, उसको कमीशन मिलेगा, दैट इज इट। उसकी अकाउंटिंग बहुत छोटी है। कंसाइनी का रोल क्या है? कंसाइनी एक पर्सन है जिसको कमीशन मिलेगा, उसकी इनकम होगी कमीशन, दैट इज इट। कंसाइनी की अकाउंटिंग बहुत कम होगी। कंसाइनर, ऑफ कोर्स कंसाइनर का एक सेक्शन ऑफ गुड्स जो है वो कंसाइनमेंट पे जाएगा, उस पे खर्चे होंगे, कुछ खर्चे वो खुद करेगा, कुछ कुछ खर्चे कंसाइनी करेगा। कंसाइनी को कमीशन पे करना पड़ेगा। सेल करेगा कंसाइनी, उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कंसाइनी की सेल नहीं है, वो तो कंसाइनर की सेल है। कंसाइनी तो सिर्फ कंसाइनर के बिहाफ पे माल बेच रहा है, सेल हम बुक करेंगे। कंसाइनी के पास जो स्टॉक बच जाएगा, अगर ये ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन है, मतलब हर थोड़े टाइम में मैं सामान भेजता रहता हूँ और कंसाइनी मेरे बिहाफ पर बेचता रहता है, तो कंसाइनी के पास स्टॉक भी बच सकता है। वो स्टॉक कंसाइनी का है क्या? वो स्टॉक तो मेरा है। तो मेरे स्टॉक को तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखूंगा ना, क्लोजिंग स्टॉक की तरह। कंसाइनी थोड़ी लिख सकता है, कंसाइनी का तो स्टॉक ही नहीं है। कंसाइनी तो सिर्फ कमीशन के लिए खेल रहा है गेम। आपका स्टॉक है, तो स्टॉक को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, करेक्ट है? कंसाइनमेंट, तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कंसाइनर की बुक्स में भी, कंसाइनी की बुक्स में भी। चलिए अकाउंटिंग समझते हैं। अकाउंटिंग समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, छोटी मोटी, ज्यादा नहीं। कंसाइनमेंट के चैप्टर में हर टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझ लेते हैं। कंसाइनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। इन दोनों के बीच में अकाउंटिंग कम्युनिकेशन चालू रहना चाहिए, तभी तो ये काम कर पाएंगे। कंसाइनर गुड्स भेज रहा है, कंसाइनी बेच रहा है आगे, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन चलेगा वो डॉक्यूमेंट्री कम्युनिकेशन होगा। ऐसे नहीं, बिना कागज के नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होगा। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं, दो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, सिंपल से दो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है। क्या है वो डॉक्यूमेंट्स? कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है बेचने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि भेजे और बिक गए, नहीं ना। मैं भेजूंगा गुड्स, उसके पास पहुंचेंगे, फिर वो आगे सेल्स करेगा, थोड़े टाइम बाद थोड़े टाइम स्टोर करके रखेगा। तो कंसाइनर कंसाइनी के पास जब अपने गुड्स भेजता है, ट्रांसफर करता है यहाँ से गुड्स एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी तक, तो वो उसके साथ उन गुड्स की डिटेल भी भेजेगा, क्योंकि गुड्स का मैन्युफैक्चरर, गुड्स का ओनर, गुड्स का रिस्क बेरर वो है। गुड्स की डिटेल्स कंसाइनर को पता है। गुड्स से, गुड्स की प्राइसिंग, गुड्स की वैरायटी, गुड्स की क्वालिटी, गुड्स की ग्रेडिंग, वो सब कंसाइनर को पता है, या उनका डिसीजन मेकर कंसाइनर होगा। सो कंसाइनर वुड बी डिसाइडिंग ऑल दैट, कितने में गुड्स बिकेगा, ये सारी पावर किसके पास है? कंसाइनर के पास है। तो कंसाइनर एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसका नाम है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। वेरी सिंपल, इनवॉइस है पर प्रोफॉर्मा है। प्रोफॉर्मा का नॉर्मल मीनिंग आसान शब्दों में बताऊं तो नमूना होता है। ये एक सैंपल इनवॉइस है, एक्चुअल इनवॉइस नहीं है, कच्चा बिल है। इसके ऊपर क्या होगा? अगर बिल बने तो ऐसा बनना चाहिए, ये एग्जेम्पलरी बिल है। उसके अंदर डिटेल्स होंगी उन गुड्स की जो कंसाइनमेंट पे भेजे गए, इतनी इतनी क्वांटिटी में, इस क्वालिटी के गुड्स भेज रहा हूँ, और इस प्राइस में आपको बेचने चाहिए ये, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, आप एजेंट हो, आपको ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस पे लिखी हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ट्रेड करना है मेरे बिहाफ पर। तो कंसाइनर कंसाइनी को एक डॉक्यूमेंट भेजता है, कुल मिला के बात ये हो गई, जिसका नाम है प्रोफॉर्मा इनवॉइस।
कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा, गुड्स के साथ एक कागज जाएगा, उस कागज का नाम होगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में क्या होगा, गुड्स की डिटेल होगी, प्राइजेस टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, वैल्यू ऑफ गुड्स होगी। ये गुड्स की वैल्यू विथ और विदाउट लोडिंग हो सकती है। अगेन अ टर्म, लोडिंग विथ हो सकती है या विदाउट हो सकती है, सिंपल सी बात है। देखिए, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है, तो जरूरी नहीं कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पर भेजे। यानी जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के भेजेगा ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉस्ट पे बना के भेजे। वो थोड़ा सा मार्जिन पहले से जोड़ लेगा, थोड़ा सा मार्जिन पहले से जोड़ लेगा। रीजन, क्यों किसी एजेंट को बताना कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, क्यों किसी एजेंट को बताना कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। और थोड़ा सा मार्जिन पहले से ऐड करके रख लो, रिवील नहीं करना इसके लिए, उसको एक्चुअल कॉस्ट नहीं बतानी। तो जो कॉस्ट होगी मेरी, उसको थोड़ा सा इन्फ्लेट करके ही भेजूंगा। मेरे को अगर 100 में पड़ रहा है गुड्स, तो मैं जब कंसाइनमेंट पे भेजूंगा तो बोलूंगा ही उसको 120 का, उसको मैं इनवॉइस वैल्यू पे, इंक्रीज्ड वैल्यू पे भेजूंगा। तो जो कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन मैंने जोड़कर भेजा, वो लोडिंग कहलाता है। जो कॉस्ट थी मेरी, उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन चढ़ा दिया मैंने, थोड़े पैसे बढ़ाकर बताए, वो बढ़ाकर जो पोर्शन बताया वो लोडिंग है। तो कंसाइनर पे डिपेंड करता है कि वो जो कंसाइनमेंट पर गुड्स भेज रहा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो लोडिंग मतलब जो वैल्यू चढ़ाकर भी भेज सकता है या कॉस्ट पर भी भेज सकता है। करेक्ट है, कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा। कंसाइनी भी तो कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स बेच रहा है। अब कंसाइनर जो है वो तो उदयपुर में बैठा है। अब क्या पता कि अहमदाबाद में कैसे गुड्स बिक रहे हैं, किसको बिक रहे हैं, कितने बिके, किस दाम पर बिके, कितने खर्चे किए कंसाइनी ने, ये सब हमें थोड़ी पता है, ये तो कंसाइनी को पता है। तो कंसाइनी ये सारी इंफॉर्मेशन कंसाइनर तक पहुंचाएगा, कैसे, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिसका नाम है अकाउंट सेल। तो कंसाइनी जो है वो कंसाइनर को एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स में वो क्या बताएगा, डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कमीशन पेएबल टू हिम, अपने कमीशन की कैलकुलेशन करके। और ये भी बताएगा कि उसके पास कितना स्टॉक बच गया है कंसाइनर का। कंसाइनमेंट पे जरूरी थोड़ी है कि जितने गुड्स बेच भेजे मैंने वो सबके सब बिक भी जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी है, थोड़े बच भी सकते हैं। तो जो बच गए, कंसाइनी के पास पड़ा है वो स्टॉक, अभी अभी अहमदाबाद में पड़ा है, पर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उदयपुर में शो किया जाएगा। वो उदयपुर के अंदर मेरे क्लोजिंग स्टॉक की तरह शो किया जाएगा। मुझे पता कैसे पड़ेगा कि कितना बचा है, वो कंसाइनी बताएगा। कैसे बताएगा, अकाउंट सेल्स में। तो दोनों के बीच में बेसिक कम्युनिकेशन चल रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशन थोड़ी है इसमें, राइट। कंसाइनी क्यों काम कर रहा है ये, कंसाइनी क्यों काम कर रहा है, पहले कंसाइनी की बात करते हैं। कंसाइनी क्यों काम कर रहा है, कमीशन के लिए। कंसाइनी का जो कमीशन होता है वो 3 टर्म्स की तरह डिनोट किया जा सकता है, या 3 तरीके का कमीशन, 3 टाइप, 3 वैरायटी का कमीशन कंसाइनी को मिल सकता है कंसाइनमेंट के अंदर। क्या है वो वैरायटी। कंसाइनी काम कर रहा है तो देखो, कमीशन के बिना तो काम करेगा नहीं, क्योंकि कंसाइनी को उसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा। तो कंसाइनी का जो मोटिवेशन है ये कंसाइनमेंट करने का, वो है कि उन भाई साहब को कमीशन मिलेगा। तो पहला कमीशन है नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी कमीशन। सिंपल सी बात यह है कि ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा, जितना भी आप माल बेचोगे उस पे एक रेट लगा दी जाएगी, वो आपका कमीशन हो गया। ऑर्डिनरी कमीशन सिंपल। आपने 1 लाख की सेल करी तो 1 लाख पे 5%, 10%, जो भी हमारे बीच में अग्रीड है वो कमीशन ले लो आप। सिंपल सी बात, जो सेल करोगे उस पे आपको कमीशन मिल जाएगा। दूसरा है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्यों दिया जाता है, पहले ये समझना। कंसाइनी को मोटिवेट किया जाता है, किस बात के लिए। कंसाइनर कंसाइनी को कहता है कि ये पर्टिकुलर गुड्स है, जो वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेज रहा है उसके अंदर, कि ये पर्टिकुलर गुड्स हैं, ये इनकी इनवॉइस प्राइस है। करेक्ट है। देखिए, आप इनवॉइस प्राइस तक तो बेचिए, वो आपको करना ही है। पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप इनवॉइस प्राइस के ऊपर भी गुड्स बेच पाते हो, वहां एक्स्ट्रा डिमांड चल रही है हमारे गुड्स की, पागल हुए जा रहे हैं अहमदाबाद में लोग कि हमें यही यही घाघरा चोली चाहिए। करेक्ट है ना। तो वो एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है उसके। तो अगर इनवॉइस के ऊपर कुछ भेजते हो तो उस ऊपर वाले पोर्शन पर आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, क्योंकि वो आपकी सेलिंग स्किल्स की वजह से आया। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं उतना, मैं तो इनवॉइस प्राइस तक ही बेचना चाहता हूं। पर आप इनवॉइस प्राइस के भी ऊपर बेच दोगे, इनवॉइस प्राइस के भी ऊपर कुछ बेच दोगे, तो उस ऊपर वाले पोर्शन पर आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, वो ओवरराइडिंग कमीशन है, नॉर्मल कमीशन के भी ऊपर।
तो अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेल करी तो जो कमीशन मिलता है वो ओवरराइडिंग कमीशन होता है। लास्ट इज डेल क्रेडर कमीशन। देखिए ये जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसके अंदर एक कैच ये है कि जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स डील कर रहे हैं कंसाइनी से, तो कंसाइनी का जजमेंट प्ले करेगा कि इसको क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। करेक्ट है। तो कंसाइनी के डिस्क्रिशन पर क्रेडिट सेल हो रही है, कंसाइनी के जजमेंट पर क्रेडिट सेल हो रही है। अब इस केस में अगर बेड डेट्स हो जाए तो कौन भुगतेगा? नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो ओनर कंसाइनर है, कंसाइनी तो उसका एजेंट है, कंसाइनी यूं समझ लीजिए कि नौकर है, कंसाइनी इज अ सर्वेंट, कंसाइनी इज एन एम्प्लॉई वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर को बेयर करना चाहिए भाई, गुड्स आपके, प्रॉफिट आपका, रिस्क आपका, आपकी स्पेसिफिकेशन पे गुड्स बिक रहे हैं, आपके ऑर्डर पे गुड्स बिक रहे हैं, आपके बिहाफ पे गुड्स बिक रहे हैं। तो अगर कस्टमर नहीं देता है तो आप भुगतो ना, प्रॉफिट भी तो आप ही रख रहे हो, मुझे तो, मैं तो एजेंट हूँ, मैं तो बेच रहा हूँ सामान आपके बिहाफ पे। तो ये जो रिस्क है, ये बेड डेट्स का जो रिस्क है, ये तो आपको बेयर करना चाहिए, बेड डेट्स कंसाइनर को बेयर करना चाहिए नॉर्मली स्पीकिंग। पर कंसाइनर और कंसाइनी के केस में क्या है कि ये जो जो डीलिंग है वो डिस्टेंस से हो रही है, तो कंसाइनी का जजमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो कई बार कंसाइनर्स तो ऐसा बोलते हैं कि क्रेडिट सेल करनी ही नहीं, मेरे रिस्क लेने ही नहीं। करेक्ट है। पर कंसाइनी को लगता है कि क्रेडिट सेल करके वो ज्यादा कमा सकता है, कंसाइनी को लगता है कि क्रेडिट सेल्स की अपॉर्चुनिटी बहुत है, कंसाइनी का मोटिवेशन सेल्स इंक्रीज करने में होगा, क्योंकि जितनी सेल बढ़ेगी उसका कमीशन बढ़ेगा। करेक्ट बात है ना? तो कंसाइनी मोटिवेट हो सकता है कि मैं क्रेडिट सेल करूं, तो कंसाइनी अपनी तरफ से कई बार कंसाइनर को ऑफर कर सकता है कि सर क्रेडिट सेल करने दो, आपको क्या डर है, बेड डेट्स का डर है ना, बेड डेट्स मैं बेयर करूंगा, बेड डेट्स मैं भुगतूंगा, आप टेंशन मत लो, आपकी तो सेल हुई, आपको पैसा पहुंच जाएगा, अगर पैसा डूबता है मेरी जिम्मेदारी। आप एक काम करना, थोड़ा सा कमीशन और दे देना, रिस्क ले रहा हूँ आपके बिहाफ पे, है ना, तो यूं समझो कि आपका रिस्क इंश्योर हो गया, आपका तो बेड डेट होगा ही नहीं, इंश्योरेंस मेरी तरफ से, अगर कहीं पैसे डूब भी गए आपको खबर तक नहीं आने दूंगा मैं मेरी जेब से भर दूंगा बेड डेट्स, आपका बेड डेट्स का लॉस कभी होगा ही नहीं। पर आपको बस ना थोड़ा कमीशन बढ़ा देना है। तो जो बेड डेट्स बेयर करने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है वो होता है डेल क्रेडर कमीशन। सो इफ द कंसाइनी इज गेटिंग अ डेल क्रेडर कमीशन, then bed debts will be borne by the consignee, not by the consigner। कायदे से डेल क्रेडर कमीशन सिर्फ क्रेडिट सेल पर देना चाहिए, क्योंकि बेड डेट्स क्रेडिट सेल पे ही हो सकते हैं, कैश सेल पे क्यों? In the absence of any information, you would take the del creditor commission on the total sales. On the total sales, if something specifically is mentioned to you or provided to in the question, then you will calculate the del creditor commission as the instruction is asking you to do so। ठीक है ना? जब तक क्वेश्चन में आगे से कोई जानकारी नहीं दी हो, आप टोटल सेल्स पे डेल क्रेडिटर ले लेना, assume that all sales is on credit, ये अजम्पशन के बेसिस पर। ठीक है ना? तो डेल क्रेडर कमीशन, तीनों तरीके के कमीशन में फर्क समझ में आया क्या? कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत है, वो क्वेश्चन में आएगा, हम करेंगे कैलकुलेशन, अभी कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या? ऑर्डिनरी कमीशन सेल पे ले ले, ओवरराइडिंग कमीशन इनवॉइस प्राइस के भी ऊपर बेचा तो ऊपर वाले पोर्शन पे आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, ऑफ कोर्स ऊपर वाले पे ही मिलेगा, यूनिट टोटल पे मिलेगा। टोटल सेल्स पर नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा ही, पर ऊपर वाले पोर्शन पे थोड़ा और एक्स्ट्रा मिलेगा। 110 पे बेचने का बोला मैंने, तो 110 तक नॉर्मल कमीशन ले, तूने 110 की जगह 120 में बेचा तो ऊपर वाले 10 पे एक्स्ट्रा कमीशन और ले, over and above the normal commission, that is overriding, that is why it is called overriding commission। del creditor commission is simply when the consignee is supposed to bear the bad debt expenses। bad debts का रिस्क कंसाइन नहीं उठाएगा, कंसाइनर के अकाउंट्स में bad debts नाम का खर्चा ही बुक नहीं होगा, मैं तो सिर्फ कमीशन दूंगा, और बेड डेट्स हो या ना हो तो भी दूंगा ऑफ कोर्स। तो डेल क्रेडर कमीशन जो है वो एक्स्ट्रा कमीशन है, कंसाइनी को दिया जाता है। बट इफ डेल क्रेडर कमीशन इज पेड, बेड डेट्स आर टू बी बोर्न बाय आर कंसाइनी, नॉट द कंसाइनर। हमें पूरी ये जब जो कुछ भी सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, हमें अकाउंटिंग करनी है कंसाइनमेंट की। तो कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग में दो पार्टीज आ रही हैं, इससे ज्यादा तो आ नहीं रही, एक कंसाइनर आ रहा है, एक कंसाइनी आ रहा है। कंसाइनर की बुक्स में भी अकाउंटिंग करनी है, कंसाइनी की बुक्स में भी अकाउंटिंग करनी है। कंसाइनी की अकाउंटिंग बहुत छोटी है, उसका एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है बेसिकली, या फिर अगर डेल क्रेडर होगा तो बेड डेट्स और आ जाएगा, बाकी उसको कमीशन मिल रहा है, दैट इज इट, उसके अलावा उसको कुछ करना नहीं है ज्यादा। कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग जो चलेगी वो 4 अकाउंट्स में निपट जाएगी, 4 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड,
4 अकाउंट्स, ये भी एग्जॉस्टिव बता रहा हूँ, किसी किसी केस में एक कम भी हो सकता है। 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा कंसाइनर कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग के लिए। एक अकाउंट जिसका नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या है, क्यों है, क्या नेचर है, समझा रहा हूँ, अभी नाम सुनो। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, करेक्ट है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो गुड्स मैंने कंसाइनमेंट पर भेजे। एंड फोर्थ इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इफ देयर इज एनी। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इफ देयर इज एनी, क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, एक्सप्लेन करूंगा। अभी ऊपर वाले 3 समझो। एबनॉर्मल लॉस के लिए पहले नॉर्मल लॉस समझना पड़ेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल समझ में आएगा तो इसकी अकाउंटिंग भी समझा दूंगा। कंसाइनमेंट की बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में 4 अकाउंट्स बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस किया जाता है, आप समझिए कंसाइनमेंट को एक प्रोजेक्ट मान लीजिए। एक नॉर्मल बिजनेस तो चल ही रहा है कंसाइनर का, जो वो खुद हैंडल करता है। उसके बाद उसने एक कंसाइनमेंट और कर लिया, जो कंसाइनी हैंडल करेगा, कंसाइनी बेचेगा बेसिकली इन गुड्स को। तो कंसाइनमेंट की अलग से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि पता चले कि ये कंसाइनमेंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए। बिकॉज दिस कंसाइनमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस। इस पे जो रिस्क अप्लाई हो रहे हैं, ये इसका जो कस्टमर बेस है, ये एक अलग बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहा है बेसिकली। तो कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग अलग की जाती है, कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग सेपरेट कर ली जाती है नॉर्मल अकाउंटिंग से। होगी सेम बुक्स में ही, बट कंसाइनमेंट पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपको सेपरेटली पता चल जाएगा। कंसाइनमेंट पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपको एकदम सेपरेटली पता चल जाएगा। कैसे पता पड़ेगा, आप एक अलग अकाउंट बना लेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन कंसाइनमेंट। When a consignment is done, all expenses incurred, all incomes earned on an consignment are considered to be consignment. सर क्या बोल गए आप, ठीक तो बोले हो, सोच के तो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, सही बात बोल रहा हूँ बेटा। कंसाइनमेंट के सौदे में एक ही नॉमिनल अकाउंट होता है और वो होता है कंसाइनमेंट। खर्चा हुआ तो भी कंसाइनमेंट लिखूंगा, कमाई हुई तो भी कंसाइनमेंट लिखूंगा, सेल हुई तो भी कंसाइनमेंट कहलाएगी, लॉस हुआ तो भी कंसाइनमेंट कहलाएगा। कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट से रिलेटेड एक नॉमिनल अकाउंट है, कमाई लिखने के लिए भी, खर्चे लिखने के लिए भी। तो खर्चे होंगे तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, कमाई होगी तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। कंसाइनमेंट का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। अब मैं कंसाइनर, मेरा एक कंसाइनी, मैं उसे गुड्स भेज रहा हूँ, वो मेरे बिहाफ पे खर्चे करेगा, उसको कमीशन पे करना बाकी है, तो हिसाब रखना पड़ेगा ना कंसाइनी का, क्योंकि कंसाइनी को पैसे देने और उसको गुड्स भेजे हुए हैं। फिर वो मेरे बिहाफ पे सेल करेगा तो वो कलेक्शन कर रहा है मेरे पैसों का। तो एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल हिसाब में तो उसे पैसे देने पड़ेंगे मुझे। बेयर नहीं कर रहा है पर पे कर रहा है, कैश देगा। क्यों देगा, मैं उसे गुड्स भेज रहा हूँ, मैं उसे गुड्स भेज रहा हूँ, उनको वो आगे बेचेगा। बेचेगा तो पूरी सेल्स उठाएगा। सेल्स का पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास है। उस सेल्स के पैसे में से अपना कमीशन काट ले, अपने खर्चे काट ले, बचा हुआ पैसा तो मुझे वापस भेजेगा ना। तो उसको जो देना है मुझे, वो सेल्स के कलेक्शन में से डिडक्ट करके फिर वो मुझे वापस ट्रांसफर करेगा मनी, मेरे बिहाफ पर वो बेच रहा है ना। मैं कंसाइनर उदयपुर बैठा अहमदाबाद में मेरे गुड्स बेच रहा है, तो सारे कस्टमर अहमदाबाद में, अहमदाबाद के कस्टमर्स उसको पैसा देंगे। उस पैसे में से वो अपना कमीशन काट लेगा, अपने खर्चे काट लेगा, बचा हुआ मुझे भेजेगा। तो ये हिसाब कहाँ से पता पड़ेगा कंसाइनर को, कंसाइनी के अकाउंट से। और डॉक्यूमेंट कौन सा हेल्प करेगा ये प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंट सेल्स, सिंपल। और जैसा का जैसा कंसाइनी का अकाउंट मैं मेंटेन कर रहा हूँ, वैसा वो कंसाइनर का अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, क्योंकि उसे मुझे पैसे देने हैं, करेक्ट है ना। तो वो कंसाइनर का अकाउंट बना रहा होगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, भाई हमारे नॉर्मल गुड्स में से कुछ गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे जा रहे हैं, तो उसका एक अकाउंट बन जाएगा, 2 लाइन का तो अकाउंट है ये। जितने भी कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे जाएंगे वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और एट द ईयर एंड जब मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, मैं बीइंग कंसाइनर, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मल बिजनेस प्लस कंसाइनमेंट बिजनेस, तो उसके लिए मैं एक कंप्लीट ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा। उस अकाउंट के अंदर ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भेज दिए जाएंगे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिडरेशन के लिए। एबनॉर्मल लॉस अगर होगा, अगर, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हो, पर अगर होगा एबनॉर्मल लॉस, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट और प्रिपेयर कर लिया जाएगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा समझाऊंगा। पहले मैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी एक अकाउंट बनाएगा, कंसाइनर्स अकाउंट, जिसमें वो ये हिसाब रखेगा कि कंसाइनर को कितना पैसा देना है, करेक्ट है।
और दूसरी बात ये कि वो एक कमीशन का अकाउंट बनाएगा, क्योंकि उसकी कमाई हो रही है कमीशन, तो वो कमीशन का अकाउंट बना लेगा। कमीशन में जितना भी कमीशन वो अर्न कर रहा है उसे क्रेडिट कर देगा, कमीशन वो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम है। और इन केस डेल क्रेडर कमीशन है तो जो बेड डेट्स अगर भुगतने पड़े तो वो इसी कमाई, ये कमीशन कमाने के लिए ही हो रहे हैं, तो इसी कमीशन से मैच कर देगा उन बेड डेट्स को, तो ये कमीशन थोड़ा रिड्यूस हो सकता है इन केस ऑफ डेल क्रेडर कमीशन इफ देयर एग्जिस्ट एनी बेड डेट्स इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो ये अकाउंटिंग करनी है हमें कंसाइनमेंट की। कैसा दिखेगा सर कंसाइनमेंट का अकाउंट, थोड़ा सा दिखा तो दो कंसाइनमेंट का अकाउंट। मैं जर्नल एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ, मतलब इन द सेंस मैं अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें एग्जाम में मोस्टली अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज में एक्सप्लेन करूंगा अभी इसी अकाउंट से, जर्नल एंट्रीज में एक्सप्लेन करूंगा, पर आपके दिमाग में अकाउंट जमना चाहिए। अकाउंट से एंट्री पे पहुंचना है, करेक्ट है, उल्टा चलना है थोड़ा, अकाउंट से एंट्री पे पहुंचना है, नॉट नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बट अकाउंट से आपको एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अपने को क्या ध्यान में रखना है, मेरी बात सुनते जाओ आप। तो कंसाइनर को क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये दो बड़े अकाउंट्स है थोड़े, ठीक है, कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट थोड़े बड़े अकाउंट है। इसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल लॉस जब आएगा उसकी तो मैंने अभी तक बात भी नहीं करी। कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का सिंपल फंडा क्या चलता है, नॉमिनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैसा अकाउंट है ये, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। सारे खर्चे डेबिट कर दो, सारी कमाई क्रेडिट कर दो, सिंपल सी बात। खर्चे हो रहे कंसाइनमेंट पे, कंसाइनमेंट का कंसाइनमेंट पे खर्चा हो रहा है, कंसाइनमेंट डेबिट होगा। कंसाइनमेंट पे कमाई हो रही है, कंसाइनमेंट क्रेडिट होगी। तो जितने भी खर्चे हो रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर दो, जितनी भी कमाई हो रही है कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। कैसे, लो सुनो ना, ऐसे सबसे पहले गुड्स भेजे कंसाइनमेंट पे, तो फ्री में तो आए नहीं, खर्चा ही हुआ है कंसाइनमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो भी गुड्स आप कंसाइनमेंट पे भेजोगे उसकी एंट्री डल जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो गुड्स की वैल्यू है कंसाइनमेंट के लिए खर्चा है, डेबिट हो जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बिके नहीं है ये अभी तक, इसको सेल नहीं बोल सकते, ये तो सिर्फ भेजे हैं। उदयपुर से निकलकर अहमदाबाद तक गुड्स भेजे गए हैं सिर्फ, दे आर जस्ट सेंट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, नॉट सेइंग गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, जीएससी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो सकते हैं, कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, और थोड़ी सी लोडिंग चढ़ाकर इनवॉइस प्राइस पे भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगर इनवॉइस प्राइस पर आपने भेजे तो इनवॉइस प्राइस पर आपने क्यों भेजे, ताकि कंसाइनी को कॉस्ट पता ना चले। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लोडिंग को अभी से प्रॉफिट मान सकते हो क्या, मान सकते हो क्या, सही है क्या, ये खर्चा है क्या आपका। आपने 100 रुपए में गुड्स खरीदे मान लो, और आपने 120 में भेजे, इनवॉइस प्राइस पर भेजे लोडिंग चढ़ाकर, तो 120 का खर्चा लिख दोगे अपनी बुक्स में। फेयर है क्या ये, 20 रुपए का खर्चा आपका हुआ है क्या, नहीं। तो आप लिख सकते हो क्या इसको, नहीं। तो आप एक बार दिखाने के लिए क्या करोगे, अकाउंटिंग दिखाने के लिए, ताकि पता पड़े कि आखिर लोडिंग कितनी है, पता पड़े कि किस वैल्यू पर आपने गुड्स भेजे हैं। तो एक बार गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या लिखोगे, लोडिंग चढ़ा कर लिखोगे, 120 पर लिखोगे, हाथों हाथ क्रेडिट में वो 20 रुपए की लोडिंग हटा दोगे। एट द वेरी सेम मोमेंट क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे लोडिंग को। तो लोडिंग सिर्फ एक बार दिखाने के लिए आती है, अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं हो सकती वो लोडिंग खर्चा नहीं माना जा सकता, वो नहीं बिके हुए गुड्स पर लोडिंग कमाई नहीं मानी जा सकती। कैसे मान लोगे, एक्चुअल सेल होगी तब आप बुक करोगे, एक्चुअल सेल जिस भी दाम पे हो रही है, लोडिंग से ऊपर भी हो सकती है, 120 से ऊपर भी हो सकती है, तो उस पे लिखना। पर भेजे मात्र उसमें आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। तो अगर आपने उसको लोडिंग पे भेजा है, 120 पे भेजा है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, गुड सेंटर कंसाइनमेंट। देखो एक ऑप्शन तो क्या है, बिना लोडिंग के लिखो, तो 100 रुपए पे लिख दो, बहुत सही बात है, 100 में ही पड़ा है आपको, आपने 100 का खर्चा माना, बहुत अच्छी बात है। आपने 100 की जगह 120 पे लिखा, 20 रुपए क्रेडिट कर दो हाथों हाथ, 100 की डेबिट 20 की क्रेडिट, हो गया नेट 100 पे। तो जितना गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एक बार एंट्री डलेगी कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उल्टी हो जाएगी एंट्री बिल्कुल, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, लोडिंग उतारने के लिए। जब तक जरूरत नहीं पड़ी हम तो ये माथापोड़ी करेंगे ही। क्वेश्चन बोलेगा अगर लोडिंग, क्वेश्चन बोलेगा अगर इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग करनी है तो ये टेंशन आएगी, बाकी हम तो कॉस्ट पे ही करेंगे, करेक्ट है, गुड। कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, फ्रे, कैरियज, बहुत कुछ, गोडाउन रेंट, सेलिंग वाले खर्चे, बहुत खर्चे हो सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस है ये एक, तो इसमें एक्सपेंसेस हो सकते हैं। करेगा कौन, या तो कंसाइनर या कंसाइनी, दो ही लोग हैं, और कोई तो है नहीं खर्चे करने के लिए।
अगर कंसाइनर खर्चे करेगा तो आप कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, याद रखना कंसाइनर की बुक्स में बन रही है ये सारी, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, goods sent on consignment account and abnormal loss account are all prepared in the books of consignor. तो कंसाइनर एक्सपेंस करेगा तो नॉर्मल केसेस में जर्नल एंट्री क्या डलती है खर्चों की? नॉर्मल केस में जर्नल एंट्री डलती है एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू कैश. इन केस ऑफ कंसाइनमेंट एवरी नॉमिनल अकाउंट इज कंसाइनमेंट, तो एंट्री वुड बी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कैश. लोडिंग, transportation, insurance, freight, carriage, all these expenses are all would be called, each and every expense would be called consignment. and entry क्या डल जाएगी? consignment account यार to cash. अगर कंसाइनर कर रहा है तो, अगर कंसाइनर खर्चा कर रहा है तो एंट्री डल जाएगी कंसाइनमेंट टू कैश. अगर कंसाइनर के बिहाफ पे कंसाइनी खर्चा कर रहा है तो कंसाइनर का कैश जाएगा क्या? तो क्रेडिट कैश हो सकता है क्या? कैश का आउटफ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा, वो तो कंसाइनी पे कर रहा है आपके बिहाफ पे. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि आप कंसाइनी को वापस पे करोगे, है या नहीं है? खर्चा तो आपका है ना, आपके बिहाफ पे कंसाइनी कर रहा है. कंसाइनी को बेयर करना है क्या? नहीं करना, आपको बेयर करना है. आपके बिहाफ पे कंसाइनी कर रहा है, भुगतना आपको है, तो खर्चा आप मानोगे तो कंसाइनमेंट डेबिट कर दोगे. कैश तो जा नहीं रहा तो क्रेडिट किसे करो? कंसाइनी को करो, पैसे कंसाइनी को देने हैं. तो अगर आप खर्चा करते हो तो एंट्री डल जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कैश. कंसाइनी खर्चा करता है तो एंट्री डल जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी. कंसाइनी को पैसे देने, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी. कंसाइनी को दो पैसे देने होते हैं आपको, एक तो खर्चे जो वो कर रहा है आपके बिहाफ पे, और एक उसका कमीशन. तो उसकी एंट्री भी डल जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर. आपका तो खर्चा है, उसको कमीशन दे रहे हो तो कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट में डेबिट कर दो. तो किसमें? कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर. कंसाइनमेंट का खर्चा कंसाइनमेंट माना जाता है, मतलब उसको कंसाइनमेंट बोला जाता है. तो जर्नल एंट्री डल जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी. कंसाइनी को पैसे देने उसके कमीशन के, जितने भी तरह का कमीशन है, नॉर्मल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन एंड डेल क्रेडर कमीशन, जोड़ जुड़ा के एक एंट्री पास कर दो. करेक्ट है ना? ये क्या हुआ? कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे, खर्चे किए, मैंने किए थोड़े, कंसाइनर ने किए थोड़े, थोड़े कंसाइनी ने किए. अब गुड्स बिकेंगे, कौन बेचेगा? कंसाइनी बेचेगा. कंसाइनी बेचेगा. और मेरे लिए क्या होगी? कंसाइनर के लिए क्या होगी? सेल्स होगी. नॉर्मली क्या होती है सेल्स की एंट्री? डेटर टू सेल्स, कैश टू सेल्स. यहाँ पर सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, कंसाइनमेंट में मैंने बोला कि नॉमिनल अकाउंट सिर्फ एक होता है, वो कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट. तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट हो जाएगा. अब डेबिट किसे करूं? डेटर. मैं नहीं जानता डेटर को, डेटर को तो कंसाइनी जानता है. कैश आया क्या? नहीं, कैश भी नहीं आया. जब तक कंसाइनी पैसे नहीं भेजेगा तब तक मुझे कैश भी नहीं आएगा. कैश कंसाइनी के पास पड़ा है, मेरे पास नहीं आया है कैश. तो किसे डेबिट करूं? कंसाइनी को डेबिट करो, कंसाइनी के हिसाब में डालो. तो कंसाइनी खर्चे कर रहा है तो उसे क्रेडिट कर रहा हूँ. कंसाइनी मेरे बिहाफ पर खर्चे कर रहा है तो मैं उसे डेबिट कर रहा हूँ. और कंसाइनी को मेरे बिहाफ पर कुछ कलेक्शन होता है तो उसे डेबिट कर दूंगा. तो एंट्री क्या डल जाएगी? कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स की. आई बात समझ में? कैसी भी हो रही हो, कैश में हो रही हो, क्रेडिट में हो रही हो, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपके पास एक बार पैसा आएगा जब कंसाइनी आपको ट्रांसफर करेगा पैसे, तब पैसों का हिसाब की एंट्री डलेगी. वो पैसों का हिसाब कंसाइनी के अकाउंट से होगा. अभी आप क्या करोगे? कंसाइनी को डेबिट कर दोगे. तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल की एंट्री. खर्चे करता है कंसाइनी हमारे बिहाफ पे तो एंट्री डलती है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी. कमाई कलेक्ट करता है हमारे बिहाफ पे कंसाइनी, हमारे बिहाफ पे कंसाइनी कमाई कलेक्ट करता है, सेल्स कलेक्ट करता है, तो उसकी एंट्री डल जाएगी कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट. ओके. अगर कंसाइनमेंट पे कुछ स्टॉक बच जाता है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पूरे डेबिट किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट थोड़ी सेल हुई वो कंसाइनी में आ गई, बाय कंसाइनी में आ गई. जो बच गया वो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक करके लिखना पड़ेगा ना. जस्ट फॉर द सेम रीजंस व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. जो स्टॉक बच गया उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा जीएससी खर्चा मान चुके हो. पर उस गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जो बच गया है उसको आप क्रेडिट कर देंगे कंसाइनमेंट स्टॉक. इस कंसाइनमेंट स्टॉक का मतलब क्या है? ये वो स्टॉक है जो कंसाइनी के पास अभी भी बचा हुआ पड़ा है from whatever I have sent to him on consignment, right? Goods sent on consignment. इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि जिस पे भेजा उसी पे रिकॉर्ड हो जाएगा. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको भेजने के लिए कुछ खर्चे किए, अब इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ चुकी है. सिर्फ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू नहीं है इसकी, इस पे मैंने कुछ खर्चा किया है, इस पे कंसाइनी पे भी, कंसाइनी ने भी इन पर हो सकता है कि कुछ खर्चा किया हो, है ना? तो वो वैल्यू जोड़नी पड़ेगी और फिर इनका वैल्यूएशन करना पड़ेगा. ये भी एक एडजस्टमेंट है.
करेक्ट है। और एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस होता क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में बात करेंगे कि क्या तो एबनॉर्मल लॉस होता है, क्यों इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से हो रही है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद आपको प्रिपेयर करना है कंसाइनी का अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है? कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी का अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? देखिए, एक जर्नल एंट्री जो कंसाइनमेंट अकाउंट से, दो जर्नल एंट्रीज आ रही है कंसाइनी के नाम की। एक एंट्री आ रही है कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी, उसके कमीशन की, तो कंसाइनी अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय कंसाइनमेंट। दूसरी एंट्री आ रही है उसके खर्चों की, उसकी भी एंट्री ही डल रही है कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी, तो कंसाइनी के अकाउंट में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट अगर उन्होंने कोई खर्चा किया हमारे बिहाफ पे। बाय कंसाइनमेंट अगर उनको कमीशन पेएबल है, वो कैलकुलेट करने के बाद। एक जो पोस्टिंग आ रही है कंसाइनमेंट अकाउंट में, आप देख पा रहे होंगे क्रेडिट के अंदर, वो आ रही है बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने जो सेल करी हमारे बिहाफ पे, तो उसकी एंट्री क्या डल रही है? कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनी अकाउंट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट, जो उसने सेल्स करी। कंसाइनी आपका रिश्तेदार तो है नहीं, है ना? कंसाइनी आपका रिश्तेदार तो है नहीं। आप उस पे भरोसा कर सकते हो, पर एक लिमिटेड अमाउंट का। आप अपने पूरे गुड्स ट्रक में भर के भेज रहे हो उस बंदे के पास जो अहमदाबाद में, अगर लेके निकल लिया तो क्या करोगे? है ना? गायब हो गया तो क्या कर लोगे? करते रहना कानूनी कार्रवाई। तो हम हमारा पूरा गुड्स भेज रहे हैं, गुड्स की बहुत सारी वैल्यू है, और उस कंसाइनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसको जमा जमाया माल मिल रहा है बेचने के लिए, कमीशन कमाने का मौका है। तो हम कंसाइनी से थोड़ा एडवांस रखवा सकते हैं पहले ही। भाई, मेरे बिहाफ पे तेरे को अहमदाबाद के मेले पे मेरे ये शानदार डिमांड वाले गुड्स बेचने ना, एक काम कर, पहले थोड़ा एडवांस जमा करा तो तुझे सेलिंग एजेंट बनने दूंगा। तो आप थोड़ा एडवांस भी रख सकते हो। सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, समझना। कंसाइनी से पैसे आ रहे हैं मेरे पास, कंसाइनी से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या करूंगा? एडवांस में पैसे आ रहे हैं, कंसाइनर हूं मैं, मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कंसाइनी। क्रेडिट दी कंसाइनी। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है ना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर है पैसों का। तो आप एंट्री क्या कर दोगे? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट या टू कंसाइनी। पैसे की जगह आप बिल भी लिख सकते हो कंसाइनी के ऊपर, एक बिल लिख सकते हो, है ना, कि मैं बिल लिख रहा हूं, तू एक्सेप्ट कर ले। तो कंसाइनर कंसाइनी पे बिल लिख देगा, किस बात का? एट द एंड ऑफ ऑल दिस, वी नाउ नो, एट द एंड ऑफ ऑल दिस कंसाइनमेंट बीइंग ओवर, कंसाइनी विल बी सपोज टू पे सम मनी टू द कंसाइनर। एट द एंड ऑफ दिस कंसाइनी को पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं बिल लिख देता हूँ पहले से, एक हिसाब लगाकर बिल लिख देता हूँ, ताकि अगर कंसाइनी से बाद में जब मुझे ट्रांसफर करेगा, तो उसने पहले से बिल दे रखा है, ये बिल के पैसे वो कट कर लेगा, और ये बिल का पैसा वो किसको पे कर देगा? अगर मैं डिस्काउंट करवा देता हूँ तो उसको बैंक को पे करना है, या फिर वो बिल को ऑनर कर देगा। तो ये एक तरीके से कैश में नहीं लिया, पर एक डॉक्यूमेंट के थ्रू मैंने एडवांस ले लिया, किससे? कंसाइनी से। सब केसेस के अंदर जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिया टू कंसाइनी। तो कंसाइनी के अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय कैश या बाय बैंक। बाय कंसाइनमेंट, खर्चे डन ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। बाय कंसाइनमेंट, कमीशन पेएबल टू मी। टू कंसाइनमेंट, सेल्स डन। और फिर ये लास्ट में इसका नेट हिसाब करना है, तो लास्ट में आप फाइनल सेटलमेंट बाय कैश, मुझे पैसे भेज देना, मैं कंसाइनर हूं। तो फाइनली 99% ऑफ द केसेस में कंसाइनी वुड बी सपोज टू पे मनी, अनटिल एंड अनलेस पहले एडवांस थोड़ा ज्यादा आ गया हो तो। बाकी हमेशा कंसाइनी को, कंसाइनर को पैसे भेजने होंगे। तो जब पूरा कंसाइनमेंट खत्म होगा, तब एंट्री डल रही होगी कंसाइनर की बुक्स में, कैश अकाउंट दिया टू कंसाइनी, फाइनल सेटलमेंट, जो भी बचा है तेरे सारे खर्चे काट ले, तेरा कमीशन काट ले, एडवांस डिडक्ट कर ले, बचे हुए पैसे मुझे भेज दे, सेल्स में से बचे हुए। डेबिट हो रही है सेल्स, सेल्स में से कट हो रही हैं चीजें, एडवांस कट हो रहा है, कमीशन कट हो रहा है, खर्चे डन ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कट हो रहा है, बचा हुआ आप भेज दोगे बाय कैश या बैंक। ओके। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2 लाइन का अकाउंट है दोस्तों, सिर्फ 2 लाइन का। क्या है अकाउंट सर? बोलो तो सही, इतनी देर से बात कर रहे हो। अरे 2 मिनट यार। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एंट्री डल जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या एंट्री डल रही है? कंसाइनमेंट अकाउंट दिया तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट, लास्ट में से ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देंगे टू ट्रेडिंग। लास्ट में से ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देंगे तो टू ट्रेडिंग। बस इतनी है कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग। कंसाइनी की बात आज नहीं कर रहा हूं,
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो मैंने खैर एक्सप्लेन कर दिया, एबनॉर्मल लॉस की बात भी कल करूंगा। पहले मैं एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा आपको, काफी बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा है नो, पर मैं बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। अगर कहीं किसी की थोड़ी बहुत भी अटेंशन कम थी, कुछ भी थी, तो हम अच्छे से समझ लेंगे। फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर के अच्छे से। ये चैप्टर के बारे में आज जो वीडियो बताया इसको समझ लेना, अकाउंट्स थोड़े से दिमाग मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करना, जर्नल एंट्रीज रेफर करने की कोशिश करना। मॉड्यूल से जर्नल एंट्री भी देख कर अकाउंट रेफर कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट आप अकाउंट से एंट्री पे जाएं। आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट नॉर्मल कोर्स ऑफ अकाउंटिंग, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ बिगिनर। यू आर नॉट बिगिनर्स नाउ, you are almost semi pro, semi expert, just one step away from being a professional practicing this accounting. You've done lots of accounting and you've studied this chapter. Okay, so now what you can do is you can understand these postings in the ledger account first and then understand the entries, क्योंकि यहाँ से journal entry की framing थोड़ी convenient हो जाती है। account का nature पता हो तो बड़ा आसान हो जाता है entry को समझना। तो consignment account nominal account है, कंसाइनी अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो कंसाइनी अकाउंट के अंदर अगर कंसाइनी से कुछ लेना होगा, मतलब मैं पैसे मांगता हूँ कंसाइनी से, तो वो डेबिट हो जाएगा, और कंसाइनी हमसे मांगता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट है, इस तरीके से कंसाइनी के हिसाब चलेगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट तो फॉर्मेलिटी अकाउंट है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया नहीं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों, देखा है खैर आपने। कुछ भी डाउट वगैरह होता है, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी, इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अकाउंट को समझने के लिए। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आज का दिन आपका ना बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त होगा।